बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। रामायण की एक बहुत ही प्रमुख चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले ही हर लेहि। कुछ ऐसा ही इस वक्त लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बनती जा रही है। कर्नाटक में जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे और जिस तरह से लोग बात कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी बड़ी उत्साहित थी और उस उत्साह में कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों पर आगे बढ़ रही है। तो लगता है कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, जो पहले भी सेल्फ गोल करने के लिए जाने जाते रहे हैं, उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये खुशखबरी कांग्रेस पार्टी के लिए कैसे आ सकती है। तो उन्होंने मैनिफेस्टो में बजरंग बली का नाम लिख दिया, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही। और अब कल से लेकर आज तक मंगलवार को शुरू हुई ये बात अब कर्नाटक से बाहर निकलकर छत्तीसगढ़ में भी पहुंच गई है, मध्य प्रदेश में भी पहुंच गई है, राजस्थान में भी पहुंच गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां पर की कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर भी अशोक गहलोत हो या फिर की भूपेश सिंह बघेल, दोनों ने ही कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी अपने अपने राज्यों में बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। उधर मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की तरफ से कुछ ऐसी ही बात सामने आती है। तो कुल मिलाकर जो चिंगारी कर्नाटक से निकली है, वो अब पहुंच गई है बाकी राज्यों में भी। और वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो अपने ही नेता हैं, वो अब ये बात करने लगे हैं कि क्यों भाई, इसकी जरूरत क्या थी, क्यों तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत कांग्रेस पार्टी एक राज्य से बाहर निकलकर बाकी राज्यों में भी अपने लिए कुछ ऐसा ही कुआं खोद रही है या कब्र खोद रही है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पहला आज जरा इसी पर करेंगे चर्चा। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले नजर डाल देते हैं आज जब प्रधानमंत्री गरजे कर्नाटक में चुनावी सभा के दौरान, तो उन्होंने भी शुरुआत किस बात से की। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कांग्रेस पार्टी ने पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया। ये रक्षा करते हैं हमारी, मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। बजरंग बली तो सबके लिए है, इन्होंने जानबूझ के ये बजरंग बली के नाम का, राम के नाम का ये राजनीति करते हैं। कांग्रेस की मति मारी गई है, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे। पीएफआई से बजरंग दल की तुलना निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। बजरंग दल एक राष्ट्र भक्तों का संगठन है।
तरीके से अब बजरंग दल पर बैन की बात कांग्रेस पार्टी ने करी, एक शिगुफा छोड़ दिया और वहीं पर कांग्रेस पार्टी नहीं रुकी, उसने मुस्लिम आरक्षण उसका भी शिगुफा छोड़ा कि अगर वो सत्ता में आती है तो उसको फिर से बहाल करेगी। तो ये दो ऐसे मुद्दे रहे जो ऐसा लग रहा है कि अब जो कैंपेन है, जो धुआंधार कैंपेन अब राज्य में चल रहा है, उसमें यही दोनों मुद्दे हावी रहने वाले हैं। बीजेपी ने पूरी तरह से इसको बजरंग बली के साथ जोड़ दिया है। बजरंग दल जिसकी तुलना पीएफआई से की जा रही है, और ये पीएफआई से तुलना करना कहां तक जायज है इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पीएफआई कौन सा संगठन है, उसके तार कहां कहां से जुड़े थे, पूरे सबूतों के साथ कच्चा चिट्ठा गृह मंत्रालय की तरफ से सामने आया था और उसके बाद ही 5 साल के लिए बैन किया गया था। आईएसआईएस हो या तमाम ऐसे आतंकी संगठन हो जिसके तार पटना से लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर पीएफआई के साथ जुड़ने के सबूत, पक्के सबूत मिले थे। इसीलिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कोई भी एक ऐसा मुद्दा अभी तक बजरंग दल के खिलाफ सामने आया है क्या जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी तुलना कर रही है पीएफआई से बजरंग दल की। इस पर भी चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी। फिलहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त विजय शंकर तिवारी जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी के, और हमारे साथ संजय राणा जी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। इसके अलावा हमारे साथ थोड़ी देर में आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जुड़ेंगे जो कि पक्ष रखेंगे कांग्रेस पार्टी का, और हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी जुड़ेंगी। जफरुल्लाह खान साहब जुड़ेंगे जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीएस के। ये सभी खास मेहमान थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं जरा शुरुआत विजय शंकर तिवारी जी आप ही से करना चाहूंगी। आज कल से आगे तक ये मुद्दा गरमा चुका है, राजनीति बढ़ चुकी है। कल हमने देखा कि वीएचपी की तरफ से भी पूरी तरह से सफाई आई थी सामने कि इस मुद्दे पर क्या क्या होगा। कल 7 बजे तमाम जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाने की और सुनाने की एक अभियान जो है वो तहत चलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में भी अब कांग्रेस ने कह दिया है कि हम बजरंग दल पर बैन लगा सकते हैं जरूरत पड़ी तो। बघेल साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक कर दिया जब जब मौका पड़ा है बजरंग दल को। देखो, मैंने कल इस प्रकार के बाइट्स में एक बात कही थी कि कांग्रेस आत्महत्या पर क्यों उतारू है, क्योंकि वो आत्महत्या कर रही है। श्री राम की सेना जो है, श्री राम की सेना से लड़ने वाला कभी आज तक जीता है क्या? और मैं कहता हूं कि बजरंग दल जो है उसकी स्थापना किसने की और किस आधार पर हुई और क्यों हुई, अगर उसको समझ लेंगे तो बजरंग दल का चरित्र क्या है ये समझ में आ जाएगा। जब 1984 में श्री राम जानकी रथ निकलने वाला था तो हमारे यहाँ कई प्रदेशों की सरकारों ने कह दिया कि हम इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो श्री राम जानकी रथ जो निकला उसकी सुरक्षा के लिए नौयुवकों का एक समूह उस यात्रा में निकाला गया और उसने बहुत अच्छे से उस रथ यात्रा की सुरक्षा की और सहयोग किया। तब संतों ने बजरंग, चूंकि भगवान राम और सीता के साथ बिल्कुल सन्नद्ध रहने वाले भगवान हनुमान हैं, बजरंग बली हैं, तो उनके नाम से बजरंग दल की स्थापना हुई। तो बजरंग दल की स्थापना इतने पवित्र काम से हुई तो उसका जो चरित्र है तो पवित्र होना ही वाला है। दूसरी बात यह कि जो कर्नाटक में घोषणा पत्र में यह कहा गया कि बजरंग दल पर बैन लगाना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार ने पीएफआई के साथ बैन लगा दिया है, और पीएफआई और बजरंग दल को एक साथ खड़ी करने वाली कांग्रेस ये भूल जाती है कि ये बजरंग दल के कार्यकर्ता देश के हर गली मोहल्ले में रहते हैं, जिनके दैनिक काम को, उनके सहायता को, उनके हर प्रकार के समर्पण को आम जनता देखती है। वो आम जनता को चिढ़ाने का काम उन्होंने किया है। यानी पीएफआई कौन है? पीएफआई के विषय में देश जानता नहीं क्या? यही पीएफआई है जो जिसके माध्यम से पता चला कि कुछ पत्रक पकड़े गए बिहार में, और क्या था कि 2047 तक इनका संकल्प कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। तो जब ये कहते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र भारत को बनाना है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, इसका मतलब भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। नहीं, डीके शिव कुमार ने आज कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर खतरा पैदा हो जाता है बजरंग दल से, खासकर कर्नाटका का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के लिए खतरा है ये संगठन, इसीलिए हमने बैन की बात की और आप मुद्दे को भटका रहे हैं। मैं उस विषय पे आता हूं। अभी आपने देखा धड़ से सर जुदा करने का एक पूरा गैंग खड़ा हो गया था जब और कन्हैया की हत्या हुई, उमेश कोल्हे की हत्या हुई, और देश में जो भी इस प्रकार के विषय को फेसबुक में, अपने ट्विटर हैंडल में कहीं भी लाइक कर देता था उसको
चेतावनी आनी शुरू हो जाती है कि तुम्हारा भी हम उमेश कोहले जैसा हाल करेंगे। तब आपको ध्यान में शायद होगा, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने अपने बजरंग दल के प्रांतों के नंबर आम पब्लिक को बिल्कुल सार्वजनिक किए थे कि अगर किसी को इस प्रकार की धमकी आती है धड़ से सर जुदा करने की, तो कृपया आप बजरंग दल के नंबरों पर फोन करिए और ये बिल्कुल वहां के थाना, वहां जो संविधान सम्मत होगा उसकी सुरक्षा हमारा बजरंग दल कराएगा। तो इसी से आप बजरंग दल का चरित्र समझ सकते हैं कि वो गला काटते हैं और बजरंग दल उनको कहता है कि आप बिल्कुल इनकी धमकियों से मत डरिए, आप बजरंग दल के पास आइए, कानून सम्मत, संविधान सम्मत हम आपको सुरक्षा भी देंगे और सरकार से भी सुरक्षा दिलाएंगे। ठीक है संजय राणा जी, इससे पहले कि और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास चलूं, लेकिन मैं आप ही के पास जरा आना चाहूंगी ये जानने के लिए कि मुद्दा कहां से शुरू हुआ था कर्नाटक चुनाव का। हमने इस पर चर्चा भी की थी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर जनता जानना चाहती थी, समझना चाहती थी, उसको लग रहा था कि हमारे लिए सबके पिटारे में क्या है। लेकिन अब तो बात सिर्फ बजरंग बली की हो रही है, बजरंग दल की हो रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की हो रही है, ध्रुवीकरण की हो रही है। मतलब यहां आते आते जो आरोप कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगाती थी, इस बार तो सेल्फ गोल कांग्रेस ने खुद ही कर लिया है इन सब मुद्दों पर। गुड इवनिंग रीमा जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए ऐसा है कि मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने अमंगल कार्य कर दिया, मुझे तो ऐसा लगता था कि ऐसा है कि एक बजरंग दल की जब हम बात करते हैं, दल क्या होता है? लोगों का समूह। और बजरंग क्या, जो बजरंग बली को मारने वाले होते, यानी बजरंग दल के लोग जो आम लोग हैं, आम प्राणी हैं, आम नागरिक है देश के, वो उस दल से जुड़े हुए जो सेवा, संस्कार और सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनका एक संकल्प है जिसके तहत वो काम करते हैं। अब इसकी तुलना हम पीएफआई से तो कतई नहीं कर सकते। अभी बता दीजिए, कोई भी बजरंग दल का कार्यकर्ता कहीं बम फोड़ते हुए नहीं पाया जाएगा, कोई भी बजरंग दल का कार्यकर्ता देश एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हुए नहीं पाया जाएगा, कोई भी बजरंग दल का कार्यकर्ता ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे देश का नाम खराब हो और देश के अगेंस्ट हो, तो कतई नहीं करेगा, नंबर वन। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे, जो आपने प्रश्न पूछा कि भाई कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। देखिए कर्नाटक की जनता जब चुनाव चालू हुए तो हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि कुछ मुद्दों पे चुनाव होंगे, विकास के मुद्दे पे चुनाव होंगे, हो सकता है जनमानस के मुद्दे पे चुनाव। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक आते चली गई, तो आपने देखा नंदनी से अमूल हो गया, अमूल से नंदनी हो गया, उसके बाद पीएफआई बजरंग बली बजरंग दल बन गया, और यहां आते आते सेल्फ गोल भी हो गया। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए समझने की बात है कि अगर आप किसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आप मुद्दे पे चुनाव लड़ो। आपके पक्ष में तो बिल्कुल हवा चल रही थी एक महीने तक, आप उसके विपक्ष में हवा चल रही थी, ये भी कौन तय कर रहा था? मतलब अभी तो जनता ने अपना फैसला दिया नहीं है, ये हवा भी कहां चल रही थी वो बताना थोड़ा मुश्किल ही है। बिल्कुल बिल्कुल हवा इसलिए चल रही थी कि कुछ मीडिया के लोग, जो इनके लिबरल मीडिया के लोग हैं, वो चला रहे थे हवा, और ऐसा लग रहा था, जो पैटर्न देखा गया कि कर्नाटक में कि अदला बदली होती रही थी 5 साल में, उस हिसाब से उम्मीद लगाई जा रही थी। और ये ऑल्सो उम्मीद लगाई रही थी कि जो कई एंटी इनकम्बेंसी है, हो सकता है उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को हो। लेकिन आपके डिबेट में मैंने पहले बोला था कि 20 तारीख के बाद से जब प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां और रोड शो चालू होंगे तो इसका समीकरण बदल जाएगा। पूरा का पूरा जो आज आपको लग रहा है कि उनके पक्ष में हवा चल रही है, वो विपक्ष में चलने लगेगी। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का कार्य करेगी, इस तरह का स्टेटमेंट निकालेगी जो जनहित में नहीं है। देखिए ऐसा है, ये एक अपना कंट्री एक ऐसा है जहां पे हिंदू बहुसंख्यक में है, एक भावना है, बजरंग बली से एक आत्मीयता है, एक लगाव है लोगों का, एक वो ऐसे भगवान माने जाते हैं, उसको सब लोग पूजते हैं। उनके अगेंस्ट में अगर कुछ कार्य किया जाता है, उनके विरुद्ध अगर कुछ बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों की भावना आहत होती है, जिससे कहीं ना कहीं इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारू प्रज्ञा जी स्वागत है आपका। चारू जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, कल से जब से ये मुद्दा सामने आया है, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर बहुत सारी चौपाइयां डाली जा रही हैं, हनुमान चालीसा की भी, रामायण की भी, और पवन खेड़ा ने तो एक तरीके से अपनी पॉकेट से निकालकर हनुमान चालीसा दिखा दी। उन्होंने कहा ये हनुमान जी है जो मेरी रक्षा करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी और बीजेपी से भी। तो बजरंग दल को बजरंग बली के साथ तुलना। चारू प्रज्ञा जी, सॉरी मैं आपके पास आ रही हूं। गृह मंत्री अमित शाह जो ये संबोधन है, हम जरा उसका जिक्र कर ले, उसके बाद मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास। श्री अमित यादव जी, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार, श्री नरेश कुमार जी, और आज के कार्यक्रम की आत्मा ऐसे मेरे प्यारे सभी आरआर कर्मचारी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं जिन 4400 कर्मचारियों के जीवन में
आज एक नई आशा का सूरज उदित हुआ है, वो सभी को मैं मन से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं सालों तक काम करते रहे और उसकी कोई पहचान ही ना हो, इसकी पीड़ा, इसकी वेदना क्या होती है। कई साल तक काम करने के बाद भी भविष्य अधर में लटकता रहे तो किस प्रकार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, इसको मैं महसूस कर सकता हूं मित्रों। और मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, न केवल एनडीएमसी, देश के कई क्षेत्रों में से प्रधानमंत्री जी ने अपने फैसले लेने की क्षमताओं के कारण अनिश्चितताओं का अंत करने में सफलता प्राप्त की है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आज आपको जो नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं वो है। और इसीलिए देश का बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी इसीलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं कि पूरी भारत सरकार के हर मंत्रालय में मोदी जी ने स्वयं नौकरी की शर्तें और रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर समय अनुकूल बदलाव के लिए बहुत थ्रस्ट दिया है और इसी का नतीजा है कि आज आपको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। आप सभी को तो नियुक्ति पत्र मिलेंगे, आपकी एक पहचान बन गई, अब आप रेगुलर कर्मचारी हो, परंतु इसके साथ साथ आपकी जगह भविष्य में जो आएंगे वो भी डे 1 से नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं, रेगुलर ही होकर आएंगे। तो एक मानो में सिर्फ 4400 कर्मचारियों के लिए नहीं, आने वाले अनेक कर्मचारियों के लिए एक प्रकार से सुविधा का रास्ता खोलने का काम ये निर्णय ने किया है। 20-30 सालों तक रेगुलर मास्टर रोल पर काम करना, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे माली हो, चाहे बेलदार हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, उसके बाद आज रेगुलर कर्मी का नियुक्ति पत्र मुझे मालूम है आपको कितना आनंद और उत्साह में बढ़ोतरी करता है। मैंने देखा कई दिव्यांग साथी भी है, कई SC ST के कर्मचारी भी हैं। आज समाज के दबे हुए तबके के इस सारे लोगों को एक गौरव और सम्मान और उसके साथ साथ भविष्य की सुनिश्चितता भी प्राप्त हुई है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है और मुझे भरोसा है कि आजादी के अमृत महोत्सव में तब जबकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 के तहत अनेक राष्ट्राध्यक्ष सितंबर माह में भारत की राजधानी NDMC में दिल्ली में आएंगे, उस वक्त आपका ये बढ़ा हुआ उत्साह दिल्ली को संवारने में बहुत काम आएगा, उसका मुझे भरोसा है। मित्रों, जैसे LG साहब ने बताया, राजधानी का NDMC क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वैसे तो हर क्षेत्र देश का अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु यह जो क्षेत्र है जहां देश की नीतियों का निर्धारण होता है और कोई भी विदेश से मेहमान आता है तो अमूमन उसको यह क्षेत्र के अंदर आना होता है, इसकी विजिट करनी होती है। इसलिए पूरे विश्व के अंदर
भारत की जो सुगंध जानी है, भारत का जो संदेश जाना है, इसके लिए एनडीएमसी का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और इस एनडीएमसी के 43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और लगभग 2.5 लाख की आबादी और हर रोज 15 लाख से ज्यादा अस्थायी आबादी का बेसिक सुविधाओं का काम एनडीएमसी के जिम्मे है। 17 लाख की चलित और स्थायी आबादी, इसकी मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी आप सब कर्मयोगी के सिर पर है। और इनका आज तक रेगुलर कर्मी के नाते रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कारण क्या था? तो कि भाई रिक्रूटमेंट रूल्स ही नहीं है। तो रिक्रूटमेंट रूल्स किसको बनाने हैं? तो भारत सरकार को ही बनाने हैं। मगर जब मीनाक्षी लेखी ने मुझे ये पत्र दिया और हमारे एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश भाई और हमारे मेंबर जो यहां बैठे हैं कुलजीत चहल, दोनों ने बड़े आग्रह के साथ फॉलोअप किया। रूल्स भी बन गए, डीओपीटी ने अप्रूव भी कर दिए और आज आपको नियुक्ति भी मिल गई है। ये बहुत आनंद का विषय है। एनडीएमसी का काम एक प्रकार से देश भर की सभी अपने समकक्ष स्थानीय इकाइयों में सबसे अच्छा माना जाता है और AA+ क्रेडिट रेटिंग के साथ आर्थिक रूप से भी एनडीएमसी आत्मनिर्भर है। इसका विकास मिनिमम इकोलॉजिकल इंपैक्ट के साथ करने के लिए ढेर सारी योजनाओं को बनाया गया है। और अभी G20 का फूड फेस्टिवल, टूलिप फेस्टिवल और फ्लावर शो, जिस प्रकार से इसका आयोजन किया गया है, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, देश और विदेश सभी जगह आप लोगों के पसीने की महक विश्व भर में पहुंची। मित्रों, 13,000 कर्मयोगी साथियों की ये टीम अब जिनमें 4400 लोग 4,400 लोग अधिकृत रूप से ऐड हो गए हैं। तो ये परिवार ऐसा है और विशेष कर इस 4400 कर्मी जो है, इनका परिचय नाम से ज्यादा अपने काम से होता है। सफाई की वाहवाही होती हो, एनडीएमसी क्षेत्र की ग्रीनरी की वाहवाही होती हो, एनडीएमसी क्षेत्र के अंदर अविरत आती बिजली की वाहवाही होती हो, हर एक वाहवाही के मूल में जाकर देखते हैं तो मेरे 4400 कर्मयोगी साथियों का पसीना और एनडीएमसी के प्रति उनकी निष्ठा पूर्वक की मेहनत इसके मूल में है। और अब तक आपके मेहनत से आपको नाम मिला था, अब मोदी जी ने नाम के साथ सम्मान भी दिया है और सुरक्षा भी दी। रिटायरमेंट के बाद आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और ढेर सारे लोग ऐसे हैं शायद जो कुछ ही समय में रिटायर कर जाएंगे। मोदी जी ने नाम के साथ सम्मान और सुरक्षा दिया है। मेरे लिए आज बहुत आनंद का विषय है कि आप सभी को ये मान, सम्मान और सुरक्षा देने के कार्य में मैं भी जुड़ रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। भर्ती के नियमों में जरूरी बदलाव करना और उनको पक्के करने के लिए, रेगुलर करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल दूर करने थे, उसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी और डीओपीटी ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
और लगभग 900 अतिरिक्त पद सृजित किए गए, तब जाकर 4400 लोगों को ये रिक्रूटमेंट्स करने का, पक्का करने का काम समाप्त हो चुका है। लगभग कोई कर्मचारी नहीं होगा, एवरेज निकाल लो तो 32,000 वेतन आप सबका अब सुनिश्चित हो जाएगा। कुछ लोगों को एक श्रेणी के ऊपर का लेवल भी मिलेगा और इसके साथ साथ एनडीएमसी की कैशलेस स्वास्थ्य योजना, हितकारी नीति योजना, एलटीसी जिससे बच्चों को लेकर आप देश में कहीं पर भी घूमने जा सकते हो, विभिन्न अवकाश योजनाएं, सालाना वेतन की बढ़ोतरी, पद उन्नति के सारे अवसर और एनडीएमसी के सरकारी मकानों पर आपका अधिकार, ये सारी चीजें एक साथ सुनिश्चित हो जाएगी। इसके आप हकदार हो जाओगे। हकदार तो थे, परंतु भाई सुनो, हकदार तो आप कब के थे, परंतु मोदी जी के फैसले के कारण आज से आपको आपका हक मिल रहा है, ये परिवर्तन आया है। इससे न केवल आपके और आपके परिजनों के, आपके बच्चों के जीवन स्तर में सुधार होगा, इसके साथ साथ आपका भविष्य भी सुनिश्चित हो जाएगा। मैं हृदय से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज पुण्य कार्य के साथ साथ पुष्प विहार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 120 नए बने हुए फ्लैटों का लोकार्पण हो रहा है। ये भी मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। 120 परिवार अपने घर में शिफ्ट हो पाएंगे। रणजीत सिंह फ्लाईओवर 1982 में बना, इसका अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण, और सफदरजंग फ्लाईओवर जो भी बहुत सालों के पहले बन गया, इसका भी अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण आज यहां पर हो रहा है। एलजी साहब ने G20 के पहले दिल्ली को सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया है। ये दोनों काम दिल्ली को सुंदर बनाने की दिशा में और द्रुत गति से आगे बढ़े। भाइयों और बहनों, मोदी जी कई क्षेत्रों में विकास की नींव डालने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री हो, चाहे 2014 से देश के प्रधानमंत्री बने हो। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके पहले अर्बन डेवलपमेंट के लिए देश की शायद ही कुछ पॉलिसी हुआ करती थी। टुकड़ों टुकड़ों में पूरा अर्बन डेवलपमेंट को देखा जाता था, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पहले ऐसा माना जाता था कि भारत सरकार का कोई रोल नहीं है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्थानीय इकाई और राज्य सरकारों ने बनाना है। परंतु प्रधानमंत्री जी अपने जिम्मेदारी हो या न हो, हर चीज के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर विकास होना चाहिए, तो आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने वाला नेतृत्व है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भले न हो, परंतु हमें ये काम करना है। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने की है। इस तरह से उन्होंने 14 के बाद एक विस्तृत, परिणामदायक और एकीकृत अर्बन डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाई, जो 5 स्तंभ पर आधारित है। इन्होंने शहर के गवर्नेंस को सुधारने का बीड़ा लिया। ई गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी मिशन, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सीसीटीवी नेटवर्क की योजनाओं के माध्यम से शहर के गवर्नेंस को सुधारने का काम किया। इसके साथ शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी योजनाओं के आधार पर
भारत सरकार ने ढेर सारे बदलाव किए। अमृत मिशन, रेरा कानून, मेट्रो का जाल और इलेक्ट्रिक बसों ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर के एटमॉस्फेयर के अंदर ढेर सारा बदलाव करने का काम किया। इसके साथ शहर की स्वच्छता को भी कंसंट्रेट किया गया। ग्रीन एनर्जी, स्वच्छ भारत अभियान और पब्लिक शौचालयों के निर्माण, क्लीन एनर्जी, सोलर रूफटॉप और एलईडी लाइट्स के माध्यम से शहर की स्वच्छता को भी एड्रेस करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। चौथा काम लिया शहरी गरीबों का कल्याण। इसके अंदर लगभग 1,50,00,000 शहरी गरीबों के लिए घर बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने का काम लिया और डिजिटल लेन देन के माध्यम से उनको इजीली बैंकिंग फैसिलिटी मिल पाए, इस प्रकार का काम किया। और एक तंदुरुस्त स्पर्धा अनेक प्रकार की राज्यों और शहरों के बीच में बढ़ाने का काम 5वें स्तंभ के रूप में प्रधानमंत्री जी ने किया। एक परिणामदायी शहरी विकास की नीति के कारण आज देश के शहर बदल रहे हैं। राजधानी को आत्मनिर्भर करने के लिए एनडीएमसी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एनडीएमसी को अनेक सारे राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड्स मिले हैं और ये सब में आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आने वाले दिनों में एनडीएमसी को और मजबूत करना है, सेवाओं को स्पेसिफिक और विस्तृत बनाना है और स्वच्छता को हमारा परम धर्म मानकर पूरे एनडीएमसी क्षेत्र के अंदर स्वच्छता के संस्कार को रोपित करना है। तो इन सब में आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। आज मोदी जी के एक महत्वपूर्ण निर्णय के कारण 4400 कर्मचारियों के जीवन में एक उत्साह, उमंग और नई आशा की किरण बाहर आई है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में आपके और आपके परिवारजनों के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तो नई दिल्ली से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन सुन रहे थे, जिसमें कि एनडीएमसी के 4400 कर्मचारियों को नियमितीकरण का एक जो प्रमाण पत्र है वो दिया गया था। एक बड़ी सौगात जो कि एनडीएमसी के कर्मचारियों के लिए थी, जिसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह को अभी आप सुन रहे थे। चलिए लौटते हैं अपने आज के शो की तरफ। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं चारू प्रज्ञा जी आपके पास अब आना चाहूंगी। जो सवाल यहां खड़ा होता है कल से अब तक, जो मैंने पूछना चाहा था आपसे उस वक्त, पवन खेड़ा दिखा रहे हैं कि बजरंगबली को वो अपने साथ रखते हैं, हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ वो करते हैं। उन्होंने कहा कि यही मेरी रक्षा करते हैं, आपसे भी और प्रधानमंत्री से भी। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि बजरंग दल को और बजरंगबली को आप लोग कंपैरिजन करके एक तरीके से माहौल खराब करना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? रीमा जी, देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो तुष्टीकरण और बंटवारे की राजनीति के आगे कभी भी सोच नहीं पाती। आप ये देखिए, जब जब चुनाव आता है तो इनके मुंह से इस तरीके की बातें क्यों निकलती हैं? कभी इनको भगवान श्री राम से परेशान है, कभी इनको बजरंगबली से परेशान है, कभी ये कहते हैं विश्व हिंदू परिषद में खामियां हैं और कभी ये कहते हैं बजरंग दल को बैन करेंगे। और तुलना भी कहां कर रहे हैं? पीएफआई से तुलना कर रहे हैं। पीएफआई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी बनाती है पीएफआई। हमारे देश के बच्चों को माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करके उनसे दंगे करवाती है पीएफआई, जो देश भर में बैंड है। उससे कंपैरिजन कर रहे हैं ये बजरंग दल का। मैं ये कहना चाहती हूँ, समझदारी से हमारी जनता इस बात को ऑब्जर्व करती आ रही है बहुत समय से, और इसीलिए कांग्रेस का प्रभाव देश में साल दर साल कम ही होता जा रहा है।
जब जब चुनाव आते हैं इनको लगता है माइनॉरिटी अपीजमेंट कैसे करी जाए, जब जब चुनाव आते हैं इनको लगता है और कैसे इस देश में विभाजन करे जाए जिससे एकत्रित करे जाए वो वोटों को जिनसे इन्हें लगता है कि जीत पाएंगे। ये सच्चाई है और इसीलिए इनको बजरंगबली का नाम लेना पड़ा। अच्छा, जब इनको समझ में आई कि उल्टी पड़ गई, आप हर दिन हमारे भगवान का, हमारी आस्था का अपमान करें और फिर हमारे ही सामने आए वोट मांगने, ये तो हो नहीं पाएगा। तो अब माफी मांगने के तरीके से आज हमको हनुमान चालीसा की 2 लाइनें सुना देते हैं या फिर जय बजरंगबली बोल देते हैं और कहते हैं कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट ये है, कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है और इस बात को अब वो लंबे समय तक छुपा नहीं सकते। आप ये देखिए ना, जब जब ये कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो कैंपेनिंग हो, चाहे वो भाषण हो, ऐसा क्यों होता है? अपमान हमारे ही भगवानों का होता है। क्या ये गलती से हो रहा है या ये जानबूझ के हो रहा है? और इसको करने के बाद माफी कौन मांग रहा है? क्या राहुल जी या खड़गे जी सामने आकर ये कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, जिसने ये गुनाह किया उसको हटा दीजिए इस पॉलिटिकल पार्टी से? ये तो बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए हनुमान चालीसा दिखा देते हैं। ठीक है, ओके। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य जी, ये जो आपका ट्वीट है जिसने आज सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके का बज़ क्रिएट किया है, मैं यही सवाल आपके ट्वीट का ही आपसे पूछना चाहती हूं कि आखिर बजरंगबली को बीच में लाने की क्या जरूरत थी कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए रीमा जी, एक तो विषय है बजरंग दल का, एक विषय है बजरंगबली का। मैं ऐसा मानता हूं कि बजरंग दल एक ऑर्गेनाइजेशन है और बजरंगबली हनुमान जी हमारी आस्था के आधार हैं। तो दलों को मिलाना ठीक नहीं है, लेकिन बजरंग दल एक उत्पाती संगठन है ऐसा मैं मानता हूं, मगर बजरंग दल एक आतंकवादी संगठन है मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि अपराध जो करता है वो व्यक्ति करता है, कोई संगठन नहीं करता जब तक कि कोई सबूत ना हो। तो अगर बजरंग दल अपराधी संगठन है, बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, तो फिर इस देश की जितनी भी गैर भाजपाई सरकार हैं उनको अपने अपने राज्यों में अब तक बैन कर देना चाहिए था। तो ये सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस पार्टी के भीतर जो मैंने विषय उठाया है अपने ट्वीट में, मैंने ये कहा है कि कर्नाटक में तो कांग्रेस पार्टी जीतने की दिशा में जा रही है, कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है। तो जो पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है उसको ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए। तो इस मुद्दे के आने के बाद अब आपको लग रहा है कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और जो जीत की तरफ बढ़ रही थी अब उसमें डेंट पड़ गया है? रीमा जी, ये बताइए कि बजरंग दल पर पाबंदी लगा देंगे हम, ये कौन सा इतना इंपॉर्टेंट इशू था कि साहब हम बजरंग दल पर पाबंदी लगा देंगे, मैनिफेस्टो में हमने जिक्र किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं और बीजेपी तो चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया चारू जी बोल रही थी तो वो भी यही कह रही थी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, बीजेपी चाहती है कांग्रेस एंटी नेशन सिद्ध हो जाए, देश विरोधी सिद्ध हो जाए। जो काम बीजेपी चाहती है कांग्रेस के नेता, कुछ नेता वही काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा सवाल मेरी पार्टी के भीतर था कि भाई अभी जहरीला सांप हमारे गले से निकला नहीं था, आपने बजरंगबली को छेड़ दिया, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। भाई क्या जरूरत थी, हमें क्या जरूरत है ऐसे बयान देने की? मैं कांग्रेस नेतृत्व से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं रीमा जी कि ये मैनिफेस्टो में महंगाई की बात हम कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को दिया, इस मुद्दे को डाल दिया, इस विषय को डाल दिया? तो बीजेपी तो पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बनाएगी, बीजेपी को मौका मिल गया। प्रमोद जी, सवाल का जवाब तो चारू प्रज्ञा तो नहीं दे पाएंगे, तो आप ही दे पाएंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मैनिफेस्टो बनाते हुए जिन्होंने ऐसा कर दिया कि बीजेपी के हाथ में मुद्दा आ गया? वो कौन लोग हैं जो जहरीले सांप को बीच में लेकर आ जाते हैं? वो कौन लोग हैं कांग्रेस में? रीमा जी, ये विषय हमारी पार्टी के भीतर का है, लेकिन बीजेपी के लिए फायदा दे रहा है, बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा क्योंकि हनुमान जी और बजरंगबली या धार्मिक भावनाएं जो हैं, हिंदुओं का जो धार्मिक आस्था का विषय है वो केवल कर्नाटक सीमित नहीं है, वो पूरे देश में है, पूरे विश्व में है। हनुमान जी आस्था के आधार हैं। तो जनता, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि बजरंगबली और बजरंग दल दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन आधे से ज्यादा जनता तो ये मानती है ना कि बजरंग दल जो है बजरंगबली की सेना है, और दूसरा बजरंग दल जो है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन की पार्टियां जो बीजेपी की पार्टी नहीं है
तो भाई फिर उन राज्यों में अब तक बजरंग दल को पाबंदी की आपने बैन क्यों नहीं किया? अगर आप मानते हैं कि बजरंग दल राष्ट्र विरोधी है, अगर आप मानते हैं बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, तो फिर बिहार में बैन कर दो, फिर राजस्थान में बैन कर दो, छत्तीसगढ़ में बैन कर दो, है ना? जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार है या जहां जहां अपोजिशन की सरकार है, जहां जहां गैर भाजपाई सरकार है, तो वहां बैन कर दो। तो ये मुद्दे जो हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदू जनमानस की भावना से जुड़े हैं, तो ऐसे मुद्दों को उठाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सवाल बीजेपी से नहीं है, मेरा सवाल तो अपनी पार्टी में ही है। हमारी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो बीजेपी चाहती है वही रोज करते हैं। हिंदू भावना पहुंचाने का मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं है भाई। बीजेपी हिंदुओं का नेतृत्व नहीं करती, बीजेपी हिंदुओं के कुछ सेक्टर का नेतृत्व कर सकती होगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि हम अगर ऐसा मान लेंगे कि हिंदुओं को अपमानित करने का नाम सेक्युलरिज्म है, तो मुझे लगता है ये गलत है। तो मेरा सवाल तो अपनी पार्टी के उन नेताओं से जिन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें। चारू प्रज्ञा जी, ये कौन लोग हैं कांग्रेस पार्टी में जो बीजेपी के पेरोल पर काम कर रहे हैं? चारू प्रज्ञा जी बेचारी कहां बताएंगे हमारी पार्टी का विषय? कौन है ये लोग? बीजेपी से जिनको इतना लगाव है और प्यार है कि हर राज्य में बीजेपी जीत कर आए, इसी के लिए वो काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में रहकर। चारू जी को तो हम पे हमला करने का मौका दिया हमारी पार्टी ने, तो खूब हमला करेंगे, धनुष मान लेके दे दबादब तीर मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है कांग्रेस की राजनीति सुधारना या कांग्रेस के नेताओं को नीतियां बताना या थोड़ी बहुत समझ भी देना, ये हमारा काम नहीं है। वो आपस में करें, जैसा आचार्य जी ने कहा ये इनका घरेलू मामला है, लेकिन बात यह है इनके इस एटीट्यूड से नुकसान देश का होता है। इनके एक एटीट्यूड से बदनामी हमारे भगवान की होती है, हमारे उन संगठन की होती है जो राष्ट्र हित में काम करते हैं, जो राष्ट्रवादी संगठन है, उनका नुकसान होता है। और आचार्य जी ने एक बहुत काम की बात कही, अगर बजरंग दल से आपको इतनी समस्या है, भाई आज की तारीख में भी 2 राज्यों में तो है ना आपकी सरकार, क्या वहां आपने बैन कर दिया? क्या? लेकिन वो कह रहे हैं वो करेंगे। आज अशोक गहलोत ने भी कहा, भूपेश सिंह बघेल ने भी कहा कि वो भी अगर अब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे बैन। आपको ऐसा नहीं लगता जैसे अंग्रेजी में कहते हैं टू लिटिल टू लेट, कि ये हो गया है कांग्रेस के साथ, टू लिटिल टू लेट हो गया है? इनको याद आया बाद में कि कहीं तो है हमारी सरकार, यहाँ पर तबाही मचाते हम हिंदू मुसलमान करते, पीएफआई की तुलना एक राष्ट्रवादी संस्था से करते, ये हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, इसलिए रेट्रोस्पेक्टिवली एक बयान देना पड़ गया कि हम आगे चल के बैन करेंगे। और करके दिखाए ना बैन आपको लगता है आसान होता है क्या? बैन करके दिखाए, हम भी चैलेंज करेंगे कोर्ट में, हम भी पूछेंगे कि कौन सी भाई हमारी गतिविधियां ऐसी हैं जिस वजह से हम पर बैन लगाया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी है। लास्ट आई चेक्ड इंडिया वाज स्टिल अ डेमोक्रेसी। इस तरीके से तो बैन हम पीएफआई पे नहीं लगा पाए थे, जबकि वो हम सबको मालूम है किस तरीके की गतिविधियां थी और किस तरीके से आतंकवादी उनके हरकतें थी और पाकिस्तान में पैसे थे, तब भी हमको प्रूव करना पड़ा था। प्रमोद किशन जी, आप कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं विजय जी के पास जाऊंगी। जी रीमा जी, ये आज अलग तरह की बहस है आपके चैनल पे कि जहां जो है मैं अपनी पार्टी के भीतर की बात कर रहा हूं और बड़े अफसोस के साथ कर रहा हूं। मगर प्रज्ञा जी, आपको इस समय देश की बात जहां तक आप कर रहे हैं, तो देश का विषय कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कौन समझ सकता है? कांग्रेस ने तो देश के लिए बलिदान दिए। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हाँ, ये गलत है, क्योंकि कोई भी संगठन अपराधी नहीं होता, व्यक्ति अपराधी होता। और अगर संगठन अपराधी है, संगठन देशद्रोही है, संगठन देश के खिलाफ है, तो उसको बैन करने का काम भारत सरकार का। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, तो भाई उसको बैन करने के लिए कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखे, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखे। ऐसा तो है नहीं कि कर्नाटक में हम बजरंग दल को बैन कर देंगे और बजरंग दल की तो शाखाएं जो हैं, ब्रांचेज जो हैं, पूरे देश में हैं। तो ऐसा मुद्दा, मेरा सवाल ये था, मेरा निवेदन ये था, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है, ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, ये मैंने कहा है। विजय शंकर जी, बात फिर से वही आ जाती है जो आचार्य जी भी कह रहे हैं, बजरंग दल एक संगठन है और बजरंग बली भगवान है, हनुमान जी हैं। इन दोनों में कोई कंपैरिजन है क्या? एक संगठन और भगवान में ये कंपेयर करना क्या जायज है क्या? देखो, आचार्य जी ने
ऐसा कुछ नहीं बोला जिसका मैं उत्तर दूं। केवल एक बात उन्होंने कही कि बजरंग दल एक उत्पाती कुछ बोलना ही था, इसलिए ने मुझे लगता है कि मन के अंदर से वो भी समझते हैं कि बजरंग दल कैसा संगठन है और समाज की सेवा में, देश की सेवा में कैसे लगा रहता है उनको भी पता है, लेकिन कुछ बोलना था इसलिए उन्होंने बोला। लेकिन बजरंग दल का उद्देश्य अगर समझ में आ जाए तो मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बजरंग दल यानी सेवा, बजरंग दल यानी सुरक्षा, बजरंग दल यानी संस्कार। और जब हम सेवा की बात करते हैं तो आप ये समझिए भी सौराष्ट्र में एक पुल टूटा था, बजरंग दल का नाम आया था और उसमें कुछ लोग डूबे थे, तो उन लोगों को अपनी जान पर खेलकर बचाने वाले नवयुवक वो बजरंग दल थे। इसको कहते हैं सेवा। और पिछले कुछ वर्षों में 86 लाख गौवंश को बचाने वाला काम जिसने किया उसका नाम है बजरंग दल। कोरोना का समय था, कोरोना के समय में जो इस्लामिक संगठन है, जो पीएफआई जैसे संगठन है, ये देश में धर्मांतरण के काम में लगे हुए थे। और बजरंग सुनिए, और बजरंग दल जो है वो लोगों की सेवा करने, मैं ये कहना चाहता हूं कि सूरज को अपनी रोशनी बताने के लिए कभी विज्ञापन नहीं करना पड़ता है। लेकिन मैं तो जिक्र करना चाहूंगी, कांग्रेस की ही सरकार थी, नरसिम्हा राव की ही सरकार थी जब 1992 में बैन लगाया गया। हालांकि कोई प्रूफ नहीं मिले तो 1 साल बाद बैन हटाया गया। तो कांग्रेस पार्टी तो बजरंग दल के खिलाफ एक्शन पहले भी ले चुकी है, कई बार ले चुकी है, एक बार नहीं कई बार ले चुकी है। मैं कल से बोल रहा हूं कि ये पहली बार नहीं है जब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पर बैन की बात की गई है, बैन लगाया गया। इसके पहले भी बैन लगाया गया था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस को कहा तुम झूठे हो, ये संगठन ये है ही नहीं है जो बता करके आपने बैन किया है। तो कई बार कांग्रेस को कटघरे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खड़ा किया है। और दूसरी बात, बहुत बड़ी बात, कि क्या कर्नाटक सरकार को इतनी उनके पास ताकत है क्या कि वो बजरंग दल पर बैन लगा सकते हैं? कोई राज्य सरकार बैन लगा सकती, जो वो काम कर नहीं सकते उसकी घोषणा क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली उन्होंने ये बताना था कि हम पीएफआई के साथ हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो तुष्टीकरण है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उनको बताना चाह रहे थे कि तुम कुछ भी करो, देश में आतंक फैलाओ, देश में दंगा करो, आप देश को बंटवारे की बात करो, आप टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करो, लेकिन चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसीलिए बजरंग दल को उन्होंने पीएफआई के साथ जोड़ा, जो सारे देश ने देखा। ओके, आचार्य जी, पहले मैं जरा आप ही के पास फिर से आना चाहूंगी। ये जो मुद्दा है, जहरीला सांप कहना, नालायक बेटा कहना, और अब जिस तरह से मैनिफेस्टो में तो तमाम मुस्लिम आरक्षण को फिर से हम बहाल कर देंगे अगर हम आते हैं तो, बजरंग दल पर बैन, ये जो बार बार आप जिक्र करते हैं, आपके जैसे बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो इस जिक्र को बार बार कर रहे हैं और सब वरिष्ठ नेता हैं, तो ये जो सेल्फ गोल में कांग्रेस पार्टी चल रही है, इसको कोई समझाने वाला नहीं है? रणनीति की कमी है या आपकी भी सुनवाई नहीं होती है? मतलब क्या वजह है? हाँ, देखिए, मेरी सुनवाई होती है नहीं होती है विषय ये नहीं है रीमा जी। विषय ये है कि हम ऐसे मुद्दे क्यों छेड़ते हैं। राहुल गांधी जी ने 3,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की। इस देश में ऐसे बहुत कम नेता हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी यात्राएं की हैं। और वर्तमान परिदृश्य में तो कोई है ही नहीं जिसने इतनी बड़ी यात्रा की हो, लेकिन उस यात्रा में पलीता लगाने का काम हमारे नेताओं ने किया। कुछ ऐसे नेता हैं जो महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की जो विचारधारा है, सुभाष चंद्र बोस की, है ना, मौलाना आजाद की विचारधारा को समझते नहीं है। कांग्रेस तो वो पार्टी थी जिसकी हर सभा का जो शुभारंभ था वो होता था वंदे मातरम से, वो होता था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाग को लेकर चलने वाली पार्टी है। लेकिन कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हो गए हैं, कुछ नेता ऐसे आ गए हैं जिन्हें धर्म से चिढ़ है, वो उसको ये कांग्रेस की बर्बादी के कारक बन रहे हैं। सर, आज नाम बता ही दीजिए प्रमोद जी, आज बता ही दीजिए कौन है ये लोग, सब जानना चाहते हैं कौन है ये लोग। रीमा, कर्नाटक में तो हम जीत रहे हैं, हम बिल्कुल जीत के किनारे पे हैं, लेकिन ये विषय उठा दिया। अब बताइए, इस विषय का युवाओं की बेरोजगारी से क्या लेना देना, इस विषय का महंगाई से क्या लेना देना, इस विषय का डेवलपमेंट से क्या लेना देना? तो हम अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। ये तो हमारी विडंबना है। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम इसमें बीजेपी को क्या दोष दें? बीजेपी का विरोधी दल होने का मतलब ये नहीं है कि जो हर बात के लिए हम बीजेपी को दोष दें। बीजेपी के
गलत काम, बीजेपी के गलत कारनामे हैं जिनसे देश जिसको भुगत रहा है। महंगाई बीजेपी की है, बेरोजगारी बीजेपी की देन है, इस देश की जनता को झूठ परोसा गया, इसमें बीजेपी की भूमिका है। लेकिन कर्नाटक में अच्छे खासे हम जीत रहे हैं और हम ऐसा मुद्दा बीजेपी को दे रहे हैं जो क्या हमें नहीं देना चाहिए। तो मेरी शिकायत तो अपनी पार्टी से है। अब मेरी पार्टी मेरी बात को सुनेगी नहीं सुनेगी, मैनिफेस्टो में परिवर्तन करेगी नहीं करेगी, ये तो पार्टी नेतृत्व का काम है। मगर मैं ऐसा मानता हूं कि बजरंग दल को अभी ग्लोरीफाई कर रहे थे हमारे तिवारी जी विजय शंकर तिवारी जी विद्वान प्रवक्ता है, क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद से आते हैं, बजरंग दल उनका सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका पक्ष वो लेंगे। लेकिन मैं बजरंग दल को कोई भक्ति का प्रमाण पत्र नहीं दे रहा। बजरंग दल का मोटिव है कि धार्मिक भावनाएं भड़का करके पोलराइजेशन करना। मगर मैं बजरंग दल को आतंकवादी संगठन नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आतंकवादी संगठन अगर होता तो बम फोड़ता। बजरंग दल ने अभी तक AK-47 लेके आतंकवाद देश में नहीं किया है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ आपराधिक घटनाओं में जो लोग लिप्त पाए गए हैं वो उनका संबंध बजरंग दल से है। कुछ हत्याओं में जो लिप्त पाए गए उनका संबंध बजरंग दल से है, मगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता अपराध कर देता, मर्डर कर देता है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जाता है। ऐसे बहुत से नेता समाजवादी पार्टी में हैं जिनके ऊपर 10-10, 20-20 केस हैं। ऐसे बहुत से नेता बीजेपी में भी हैं जिनके ऊपर 10-10, 20-20 हैं। ऐसे बहुत से नेता, 1-2 नेता हमारी पार्टी में भी है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो उससे पार्टी थोड़ी बैन की जानी चाहिए। तो बजरंग दल के किसी व्यक्ति पर अगर आपराधिक केस है या किसी हत्या का केस है तो बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे, तो ये सवाल उठेगा ना, बीजेपी कहेगी कि पूरे देश में ये बजरंग बली की सेना को बैन कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जैसे बजरंग दल हनुमान जी की सेना है, तो जिसका पॉलिटिकल फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। ये मेरा सवाल है। चारू प्रज्ञा जी, क्या पोलराइज हो चुका है अब चुनाव? क्योंकि कल से तो अब हर रैली में, हर सभा में, हर जगह पर कर्नाटक में सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल, बजरंग बली अब यही प्रचार में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बीजेपी की झोली में बैठे बैठाए मुद्दा आ चुका है, कांग्रेस ने दे दिया, ऐसा आप मान रही हैं? रीमा जी, देखिए, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे होते नहीं हैं। जैसा मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा, उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। वो कोई तथ्यों पे ना चुनाव लड़ते, ना तथ्यों पे भारत सरकार को घेर सकते, क्योंकि वो अगर महंगाई की बात करें तो हम उनको दुनिया भर में कैसे रिसेशन आने लग गया है और किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस कंपैरिजन में कोरोना काल में भारत फिर भी कैसे बचा रहा है, उसके आंकड़े दे देते हैं। अगर ये हमसे कोई और डेवलपमेंटल एजेंडा पे बात करना चाहते हैं, हम इनको आंकड़े दे के ये बताते हैं कैसे मोदी सरकार में, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो सड़कें बनाना हो, चाहे वो हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बढ़ाई है। आप 70 साल वर्सेस 8 साल 9 साल के भी अगर आंकड़े देखें तो जमीन आसमान का फर्क है भाई। जहां काम हुआ है वहां जनता साथ खड़ी है। कांग्रेस केवल ये समझ आता है माइनॉरिटीज को वोट बैंक बना के एकत्रित कैसे किया जाए और अच्छे खासे चलते चुनाव की प्रक्रिया में आग कैसे लगाई जाए। इसीलिए इस तरीके के डायलॉग ये मारते हैं और ये मैं बिल्कुल सही मानती हूँ। विजय शंकर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्हें यह दिखाना था कि हम PFI के साथ हैं। इनको ये दिखाना था कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गलत काम करे, चाहे वो आकर आतंकवादी रहे, हम आपके साथ हैं। आपको याद होगा राजस्थान में PFI को दिन दहाड़े सपोर्ट के लिए यात्रा निकालने की अनुमति किसने दी थी? गहलोत सरकार ने दी थी। हमने तब भी बहुत हल्ला मचाया था। हमने पूछा था कि एक तरफ हम यहाँ उंगली उठाकर कह रहे हैं कि आतंकवादी प्रतिक्रिया है, यहाँ पर ये बम बनाना सिखा रहे हैं, पाकिस्तान से पैसे लेते हैं, आप इन्हें रैली निकालने दे रहे हो, तब भी माने नहीं। ठीक है, ठीक है। चलते चलते आचार्य जी, सिर्फ मैं एक लाइन में पूछना चाहूंगी, कितनी सीटें कम हो गई कर्नाटका में अब कांग्रेस की इस पूरे मैनिफेस्टो के बाद? जो जीतती हुई पार्टी थी, आपने कहा। मुझे लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और ये सीटें कम होना, कितनी सीट कम हो गई धीमा जी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कर्नाटक में हमें इस बयान से और इस विषय से थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ होगा। लेकिन मैं कर्नाटक की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो आने वाले चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर अपना मोहर लगा करके बटन दबाकर कांग्रेस को आशीर्वाद दें। मैनिफेस्टो को छोड़ दें, मैनिफेस्टो को छोड़ दें। कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो इस तरह की बातें कर देते हैं, तो उनसे पूरी कांग्रेस को कटघरे में ना खड़ा करें। देश को अगर बीजेपी से मुक्त करना है तो कांग्रेस पार्टी का जीतना जरूरी है कर्नाटक। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और इसीलिए ये जो मुद्दा है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है
सवाल चलते चलते यही छोड़कर हम जाना चाहेंगे कि आखिर जिसका जिक्र आचार्य प्रमोद कृष्णन कर रहे हैं और बार बार जिसका जिक्र होता है कि कांग्रेस में आखिर वो कौन से नेता हैं जो बार बार सेल्फ गोल कर लेते हैं और कुछ ऐसे मुद्दे, ऐसे शिगुफे छोड़ देते हैं जिसके बाद पूरी तरह से मामला पलट जाता है। आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।